हेलो स्टूडेंट, चलिए जी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लास्ट यूनिट 5 ज्योमेट्री। आपको पता होगा हम लोग कॉमन कोर्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। कोर्स का नाम थोड़ा भले बड़ा है, पर इसमें यूनिट सिर्फ 5 ही पढ़ने थे। इससे पहले के 4 यूनिट मैंने पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर कम्प्लीटली फ्री आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्लास नोट्स आप चाहते हैं ना, तो चीज़ों को अरेंज जो हमने कर रखा है उसके लिए सिर्फ आपको इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस देने हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इस कोर्स को बेचें या फिर और भी अलग तरीके से पैसा इसमें कमाएं। हम ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप इस कोर्स के सारे पीडीएफ वगैरह जो है ना, सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जो कि एप्लीकेशन पे लगता है, कहीं भी आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 51 रुपीज़ जो होगा वो आप पे करके सारे नोट्स इसके अरेंज ढंग से वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि भाई यूट्यूब पर नोट्स हम कैसे देंगे, यूट्यूब पर तो वीडियो दे ही सकते हैं हम लोग। तो भाई चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज यूनिट 5 ज्योमेट्री का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल थोड़ा सा इससे पहले स्टूडेंट हम आपको बता दें कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ रखा था जी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है तो इस देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी अगर कोई भी पॉइंट है जी, ठीक है, कहीं भी अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, एक होता है वाई एक्सिस, इस तरीके से एक होता है वाई एक्सिस, और इस तरीके से होता है एक एक्स एक्सिस। ऐसा ही ना होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, चलिए। और हमें पता है कि इसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑरिजिन बोलते थे। ये ऑरिजिन होता था और ये एक्स एक्सिस होता था। यहाँ पे जब इधर में आएंगे तो एक्स पॉजिटिव में चलेगा, इधर एक्स पॉजिटिव में चलता था और इधर एक्स नेगेटिव में चलता था, इस तरीके से। ऐसे नेगेटिव भी चलता था इधर, इसको हम बोलते थे एक्स डैश बोल देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया और ऊपर में वाई बोल देंगे, ऐसा। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था भाई कि एक्स में कुछ तो दूरी जाएगा, ये पॉइंट कि एक्स एक्सिस में ये कितना दूरी गया है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वो एक्स में इतना दूरी चला गया है। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई चलिए, इस पॉइंट में जितना भी दूरी हो गया, मैंने 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी हो, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मीटर में नापिए, जो भी यूनिट दिया हो रहा है, इधर का दूरी को पहले लिखते थे कि भाई यहाँ एक्स चल गया, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है। और फिर हम देखते हैं कि वाई में कितना ऊपर है, तो इतना ऊपर है, मान लीजिए ये वाई डिस्टेंस है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पहले एक्स में कितना गया दूरी, फिर वाई में कितना गया, इस तरीके से हम बताते थे। अगर मान के चलिए थोड़ा सा और हम बता दें कि मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,5, तो वो कहाँ पे लाई करेगा ये पॉइंट, तो ये लाई करेगा एक्स में 2 यूनिट चलिए, 2 एक्स में, और वाई में कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2,5 होगा। इस तरीके से हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था हमने, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रहे आज की क्लास का जो टॉपिक है ना स्टूडेंट, वो अपना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जी। अभी तो जो हमने सीखा, अभी जो हमने ये सब जो भी सीखा है, ये सब यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका 3D भी हमने देखा था, 3 डायमेंशन में भी इस चीज को समझा था कि 3 डायमेंशन में क्या होता है जी, कि एक यहाँ पे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस है। 3 डायमेंशन जिसमें था, इसको बहुत विजुअलाइज करके हमने लास्ट लेक्चर्स में समझा था कि इसमें अगर कहीं पे पॉइंट लेंगे ना, तो उसमें 3 डायमेंशन होता है कि एक्स में कितना दूरी, वाई में कितना दूरी, ऊपर कितना दूरी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में इन चीजों को समझा था। आज चलिए, अच्छा आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे पता है, कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तरीका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है पिछले ही क्लास का, उसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखिए जरा, कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है भाई, पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। और एग्जाम में आप देखेंगे ना, अभी जैसे हाल ही में बहुत से कॉलेजेस में CC5 का इंटरनल एग्जाम्स हुआ था, तो आप बच्चों से पूछेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से आया था क्लास में, सारे ही क्वेश्चन क्लास में करवाए गए थे। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पूरे प्लेलिस्ट को। और हाँ भाई, इतना हम लोग जब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को पता चल पाए, है ना। बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। नाम में ही आपको लग रहा होगा कोलिनियर का मतलब, अच्छा लीनियर, अब लीनियर से क्या समझते हैं, लीनियर का मतलब सीधा अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो एक ही लाइन में। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि वैसे पॉइंट जो एक ही लाइंस में हो,
जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है जी? तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर, एक ही लाइन में है। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का एक पहचान होता है, पता कैसे करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स? तो सिंपली बोल सकते हैं कि वैसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट्स तीनों क्या गए? कोलिनियर हो गए। अब पता कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट? तो उसके लिए एक तरीका है, क्या जी, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकाल लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर दूरी निकालिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी निकालिए, और फिर यहां से यहां तक का दूरी निकालिए। फिर से बात को ध्यान से समझिएगा, तीन को दूरी निकाले हैं, कौन कौन? हम एक को निकाले, ये वाला पहला दूरी निकाले, ये दूसरा निकाले, और फिर ये अंतिम में तीसरा निकाले। कैसे निकाले समझे? पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, और फिर यहां से यहां तक का दूरी। अगर इस दो के जोड़ने से ये पूरा आ जा रहा हो तब हम बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। अगर एक ही लाइन में पॉइंट्स होगा तभी ना, इतना प्लस इतना बराबर इतना। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होगा, अगर मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तब कहानी अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए, इस पॉइंट का दूरी निकाले, इस पॉइंट का दूरी निकाले, और फिर यहाँ निकाल ली, तो ये प्लस ये ऑब्वियसली इससे बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला जब दोनों को जोड़ेंगे ना, ये दोनों को, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो कोलिनियर के केस में क्या होता है कॉन्सेप्ट? कोलिनियर के केस में क्या होगा कि बराबर होगा। बात समझे? तो ये होता है तरीका चेक करने का। और नन कोलिनियर में क्या आएगा जी? देखिए, नन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा? नन कोलिनियर, नन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा? तो वैसा पॉइंट जो एक रेखा सीधी, एक सीधी रेखा में ना हो। एग्जांपल के लिए चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट जैसे यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। देखिए कैसे, यहाँ पे आप ऐसे देखिए ना, यहाँ पे क्या एक लाइन में तो है नहीं, यहाँ पे ऐसे है, तो कहाँ एक लाइन में पॉइंट्स? इसका अगर सीधी लाइन बनाएंगे तो सीधी लाइन तो ऐसा होता जी, सीधी लाइन तो ऐसा ना होता, तो एक ही लाइन में नहीं है तीनों। तो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझे। लेकिन अभी एग्जाम में आ जाए कि भाई आपसे पूछ देगा, जैसे ऑप्शन दे देगा नंबर 1, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एक दे देगा ऑप्शन, तीन को पॉइंट दे देगा, 1 2 3 को कोऑर्डिनेट दे, जैसे यहाँ पे 1 5 2 1 3 2, एक को दे दिया नंबर 2 2 5 3 7 2 8। आपसे ये अब फिर से तीसरा पॉइंट दे देगा, एक तीसरा, चौथा, फिर चार को, ऐसे चार को ऑप्शन बोलोगे कि बताइए इसमें कौन कोलिनियर है। तो हो सकता है कि चारों चेक करे, कोई एक कोलिनियर हो, बाकी तीन को नॉन कोलिनियर हो सकता है। आपसे पूछ दे कि नॉन कोलिनियर कौन है। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम चेक करके बताते हैं, आपको समझाते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स कैसे हम लोग चेक करेंगे। आइए देखिए, एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसको कंप्लीट, एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसको करने के बाद एक हम चेक करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट्स so that the points कौन कौन जी? 2,4, 2,4, फिर है 4,6, 4,6 एंड 6,8, 6,8 आर कोलिनियर। ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, पर सिलेबस में है तो पढ़ना ही है हमें। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 वो पॉइंट दे दिया गया है और आपसे सीधा पूछा गया, पूछा नहीं गया है, बोला गया है, बोला गया शो करिए आप, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है सामने, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको दिखाना है कि एक पॉइंट है 2,4, दूसरा है 4,6, तीसरा है 6,8। यही ना 3D में भी ये तीनों पॉइंट्स हो सकते हैं। 3D मतलब जी कि जैसे एक में जैसे 2 4 और 3, 3 कोऑर्डिनेट में हो, जैसे यहाँ भी तो सिर्फ एक सर्वाई दिया हुआ है, 2D में है ये, है ना। 3D में भी हो सकता है, तो एक हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 3D वाला आप लोग खुद से भी कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आपसे ये 3 पॉइंट दे करके पूछा गया है कि भाई कोलिनियर है, आप दिखा दीजिए, इसको प्रूफ करिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब ऐसे क्वेश्चन का हम करेंगे, हालांकि एग्जाम में तो आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट करना है, पर फिर भी जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि लेट, एक पॉइंट का नाम हमने इसका ए दे दिया, 2,4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,6 को हमने बी नाम दे दिया, एंड
अंतिम क्या है 6,8, उसका नाम सी दे देते हैं 6,8 और 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ठीक, ये 3 वो पॉइंट्स हो गए, हमने ऐसा लिख दिया। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पॉइंट्स में मैंने क्या बोला था जी कि किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, यहाँ पे मान लीजिए सी है। तो सब जरूरी हो कि यहाँ पे ए बी सी हो सकता है ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपको दिमाग में मान के चलना है कि मान के चलते कि एबीसी इस लाइन इस तरीके से है। तो सबसे पहले क्या आपका काम क्या होता है कि यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालिए ए बी का, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ का और उसके बाद फिर यहाँ का, यही ना करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि भाई यहाँ एक लाइन में है या नहीं है, ये दिमाग में रखेंगे। डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे नाउ ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा जी, आप सभी बच्चों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, है ना। मतलब यहाँ से x1 y1 है तो यहाँ x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद दिस माइनस दिस, है ना 6 माइनस 4, फिर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, आइए इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, ये वाला है ना, या इसको रहने भी दे सकते हैं आप अपने डायग्राम के लिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप लोग। जब ये करेंगे तो कितना आएगा जी, यहाँ से 4 माइनस 2 का तो मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 4 मतलब ये 6 माइनस 4 गया तो 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक, अब आइए कितना हो गया 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया जी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये, अब 8 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पता है आपको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या। अब बोलेंगे सर इसका क्या जरूरत पड़ गया, हाँ जरूरत है। देखिए क्या जरूरत है कि 4 इंटू 2 हमने लिख दिया। 4 इंटू 2 से बेनिफिट क्या होगा जी, आपको पता है कि जब अंदर में गुना में हो तब हम इसको बाहर कर सकते हैं। बाहर करेंगे मतलब जब 4 को बाहर करेंगे तो 4 का बाहर क्या होगा स्क्वायर रूट, क्या आएगा 4 का तो 2 आता है, तो ये बाहर जब आएगा तो 2 बन जाएगा और ये अंदर में है तो इसका मतलब 2 रूट 2। यहाँ पे क्या रूट 2 हो गया, तो देखिए तो ए बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 2 रूट 2, क्या है ए बी का डिस्टेंस 2 रूट 2। अब ए बी निकालने के बाद अब निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालने के बाद अब निकालेंगे बी सी, हम निकालेंगे बी सी। ठीक, तो जब निकालते हैं बी सी, तो बी सी में मतलब ये 4 6 और 6 8। तो देखिए अब हम निकालते हैं बी सी। अरे भाई चलिए बी सी में क्या आएगा 4 क्या था पॉइंट 4 6 और 6 8 था, यही ना। तो यहां से घट के ये होगा तो 6 में से 4 गया स्क्वायर, 6 में से 4 गया स्क्वायर प्लस 6 में से 4 गया स्क्वायर प्लस 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया स्क्वायर। फिर उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे 6 में से आ गया तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 में से गया 2 का स्क्वायर। सेम देखिए स्टूडेंट, सेम पिछले बार की जैसा हो गया है। और फिर यहाँ पे आएगा 4 और इसका 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 आ गया। और फिर जरा देखिए इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे 4 4 फिर से हो गया 8, और फिर से जब हम डिस्टेंस निकाले 8 का फिर से सॉल्व करेंगे जैसे पिछली बार करा था हमने। तो 8 में से 4 गुना 2 तो 4 का रूट आ गया बाहर 2, और फिर यहाँ पे आ गया तो 2 रूट 2 आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखेंगे तो 2 रूट 2 आ गया इसका। इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा छोटा। तो ये हमने निकाल लिया इसका डिस्टेंस ए बी। पहले देखिए क्या क्या हुआ है, ए बी निकल गया था, बी सी भी निकाल लिया हमने, है ना। अब निकालना होगा ए सी। ए सी का मतलब भी कौन कौन सा 2 4 और 6 8 का डिस्टेंस। तो ये हम चलिए निकालते हैं 2 4 और 6 8, यहाँ पे साइड करके यहाँ पे निकालते हैं ए सी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पेन का साइज हम पतला कर लेते हैं। तो इसी के जब डिस्टेंस निकाले जाएंगे तो क्या था डिस्टेंस 2 4 और 6 8, यही ना था 2 पॉइंट। तो 6 में से यहाँ पे इसमें से ये घटा के स्क्वायर करते हैं जी हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यार कितना गंदा राइटिंग से आज लिख रहे हैं हम, बताइए, ये ना बड़ा दिक्कत हो गया है। 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा आज, है ना। सारा चीज़ सारा सिस्टम बदला हुआ है ना, तो बहुत अच्छा से लिख नहीं पा रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 6 में से गया 2 तो क्या 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 16 16 16 32 डायरेक्ट लिख देते हैं हम 32, अंदर डायरेक्ट हम 32 लिख देते हैं। अब देखिए आप लोग, तो एक बार जब हमने यहाँ पे लिख दिया 32 अंदर में, अब थोड़ा सा देखिएगा आप यहाँ पे 32 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 16 गुना 2, बिल्कुल 16 गुना 32, तो 32 को तोड़ दिया हमने। अब बताइए 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 आता है क्या, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और फिर ये अंडर रूट में 2 रहेगा एज इट इज, तो 4 रूट 2। अब आप एक चीज नोटिस करिए नाउ, आप ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे क्या क्या हमने अभी तक काम करा है। हमने ए बी निकाला, ए बी का डिस्टेंस आया 2 रूट 2, यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस आया 2 रूट 2, और यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस क्या आया 4 रूट 2। तो आप देखिए ना यहाँ पे 2 को रूट 2, यहाँ पे 2 को रूट 2, जब दोनों को जोड़ेंगे 2 को रूट 2 प्लस 2 को रूट 2, तो 4 को रूट 2, तो मतलब इसके प्लस इसके करने से ये आ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ, या नाउ की जगह पे लिखेंगे क्लियरली 2 रूट 2, या फिर दैट 2 रूट 2 की जगह पे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, मतलब 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बराबर ए सी, दैट इज 2 रूट 2, इसका वैल्यू 2 रूट 2 प्लस, दैट इज का मतलब होता है यही चीज को दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू 2 रूट 2 प्लस बी सी का वैल्यू 2 रूट 2, और इसका वैल्यू क्या है 4 रूट 2, है ना। तो वही बताइए कि 2 के जोड़ने से आ गया ना तीसरा वाला डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी बराबर ये, तो कह सकते हैं कि हेंस, या फिर देयरफॉर लिखिए कि इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर, तो देयरफॉर ए बी एंड, ए बी की जगह पे जो पॉइंट था वो लिखिए, तो देयरफॉर 2 4 एक पॉइंट था, फिर 4 6 दूसरा पॉइंट था, एंड 6 6 8 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम करा, और यहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरीके से पॉइंट्स को कोलिनियर शो किया जाता है। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा दें। देखिए हमने क्या लिखा कि 3 को पॉइंट 2 4 4 4 6 6 8 ये 3 पॉइंट दिया, तो कोलिनियर दिखाना था। तो कोलिनियर तो हमने सीखा भी था क्लास 9 10th में, पर एक बार आप लोग फिर से यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा किस तरीके से काम करते हैं कि भाई ए बी बी सी, और फाइनली देखते हैं कि ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो कोलिनियर हो गया। अब एक बार और भी हम एक बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो बराबर होता है डिस्टेंस। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये और यहाँ पे ऐसा दे देगा आपसे, देखिए यहाँ पे ऐसा इसके जगह पे के दे देगा, और बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक, क्या फिर से सुनिए ध्यान से, आपको क्या बोल देगा कि ए बी सी 3 को पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक जगह कहीं पे के दे देगा, बोलेगा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और उसके बाद आप के का वैल्यू निकालें, तो क्या करेंगे आप खुद से मान चलेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, कि इस दोनों को जोड़ने से इसके बराबर वैल्यू आएगा, ऐसा लेकर के चलते हैं हम लोग। फिर फाइनली हम इसको डिस्टेंस निकालते हैं, और उसका डिस्टेंस फाइनली हम इक्वेट करके निकाल लेते हैं के का वैल्यू। ठीक है, आपने सीखा होगा क्लास 9 10th में, है ना। चलिए फिलहाल आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, हेडिंग लिखिए। चलिए थोड़ा सा चलिए इसको ना हम लोग थोड़ा सा और इस तरीके से लिखते हैं, पोलर। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा प्रीवियस के लेक्चर्स को, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर एक्सिस चाहिए होता था, मतलब इस पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए आपको ये चाहिए होता था, क्या चाहिए होता था, इस तरीके से एक एक्स एक्सिस चाहिए होता है, यहाँ पे इस तरीके से हो, एक यहाँ पे वाई एक्सिस चाहिए होता है, इस तरीके से हो, यहाँ पे क्या होता था ऑरिजिन होता था। हम लोग देखते थे कि यहाँ पे ये इस तरीके से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक्स में, किसी पॉइंट को जिसका नाम है P, पॉइंट का नाम है P। ध्यान दीजिएगा पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या कहते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक सिस्टम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या बोलता है कि आपके पास रेक्टेंगुलर एक्सिस होना चाहिए जिसका नाम होता है एक्स, और इधर में एक्स डैश, वाई और नीचे में वाई डैश, डैश मतलब इधर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। तो
आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चेक करते थे कि यहाँ पे x में कितना दूरी गया है, ये मान लीजिए कि इस डिस्टेंस का नाम है x, और y में कितना दूरी गया है, ये वाला y। भाई यहाँ जो है वही दूरी यहाँ पे भी होगा, तो एक ही बात है, ये वाला y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। तो इस तरीके से किसी पॉइंट के लोकेशन को हम बताते हैं। तो एक तरीका तो ये था। अब एक तरीका थोड़ा सा इस येलो कलर में समझिएगा। इसी पॉइंट को बताने के लिए हम एक और सिस्टम का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जी, थोड़ा सा प्रेम से समझना है हमें, लेकिन पहले इसको समझना होगा। इसको क्या, इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसलिए एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। अब इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आप रेड कलर पे फोकस करिए। अभी हम जो रेड से लिखेंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है रेड, बहुत अच्छा दिख रहा होगा। या फिर चलिए इसको हम, ये दिख रहा है क्या, हाँ ये भी दिख रहा होगा। इसको और ग्रीन को मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप ग्रीन वाले को ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका तो था कि एक्स और वाई एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करिए। एक तरीका होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या बोलता है जी कि भाई आप क्या सिर्फ उस केस में ये वाला लाइन का यूज करिए, इस वाले को ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है आपको। किसको, ये वाला जो अभी हम दूसरा कलर से, व्हाइट कलर से हम ये येलो कलर से लेकर चल रहे हैं। चलिए सिर्फ इसको ध्यान रखिए, ये इसको ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अभी तो एक्स एक्सिस था, उसमें बोलेंगे इनिशियल लाइन। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें डिस्टेंस चाहिए कि ये कितना दूरी है, इसको बोलते हैं आर, और इससे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा थीटा। बस इतना सा बात है। फिर से इस लॉजिक को ध्यान से सुनना है, क्या बोला गया, हम फिर से हटाते हैं, फिर से एक बार बताएंगे। देखिए देखिए एकदम फिर से समझना है आपको। इस कलर में आ जाते हैं वापस से अब, कि इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका क्या था, एक्स वाई प्लेन। अब दूसरा तरीका होता है पोलर कोऑर्डिनेट, जिसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यहां से डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना दूरी है और ये एंगल कितना है, बस और कुछ नहीं। ये डिस्टेंस और ये एंगल, देखिए ये डिस्टेंस कितना है वो, इसको हम मान लीजिए आर डिस्टेंस नाम लीजिए, आर डिस्टेंस पर ये है, और ये एंगल कितना बना रहा है, लेकिन एंगल भी कैसा, तो घड़ी का उल्टा दिशा में इनिशियल लाइन से एंगल। इनिशियल लाइन बोलेंगे, अभी एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं आप, बट इनिशियल लाइन बोलेंगे हम लोग, ठीक। तो इसको बोल दिया हमने थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए हम और आपको आगे बताएं कि मान के चलिए स्टूडेंट, मान के चलिए कि कहीं पे वो पॉइंट लिखा हुआ है ऐसा, यहाँ पे P, कहीं पे वो पॉइंट लिखा हुआ है इस तरीके से P। तो इस पॉइंट को बताने का एक तरीका था एक्स वाई प्लेन, और दूसरा तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एगो इनिशियल लाइन होता है। जैसे उसमें क्या होता था जी, एक्स वाई एक्सिस दो एक्सिस होता था, इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका एक इनिशियल लाइन होगा, बस ये वाला होगा। जैसे इसमें ना सिर्फ यहां से ये वाला लेकर के चलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। यहाँ पे होता है पोल, जिसको हम ओ से दिखाते हैं। जैसे इसमें क्या होता था कि यहाँ ऑरिजिन हो गया, यहाँ पे ऑरिजिन हो गया और इसका पीछे भी जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपका ये होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, ठीक। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस आर है, और फिर इस एक्सिस से उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी कैसे चलता है आपको याद, घड़ी 12 यहाँ पे, फिर 3, फिर 6, फिर 9, तो घड़ी ऐसे चलता है ना, पहले 12 फिर ऐसे घड़ी चलता है। तो घड़ी का उल्टा दिशा में एंगल मेजर करना, तो इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसको क्या बोलते हैं जी, क्लॉकवाइज बोलते हैं, ऐसे जाता है जो नीचे की तरफ, ये घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी जैसे चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोलते हैं, जो घड़ी की उल्टी दिशा में, बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस इनिशियल लाइन से उल्टा दिशा में हम एंगल मेजर करते हैं, कितना डिग्री है उसको बोलेंगे थीटा, और ये होगा डिस्टेंस आर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा थीटा। क्लियर जी। तो ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया, पोलर प्रेजेंटेशन। देखिए हम लोग ना बहुत प्रेम से इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स से हैं, साइंस से, सॉरी आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उन लोग को तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा धीरज रखना होगा। बाकी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन लोग, वे लोग तो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं सेमेस्टर 1 वगैरह में, है ना। चलिए जी, तो ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। शायद ये हम कलर गलत उपयोग कर लिए थे, तो जो भी हो, जो ज़्यादा विजुअल होगा वही कलर अब हम यूज़ करेंगे। इसको भी हम चेंज ही कर देते हैं आप लोग के लिए, है ना। क्या कर दे, इसको येलो कर देते हैं, लीजिए।
ठीक है, तो ये था अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो हमने एक पॉइंट को समझा कि उस पॉइंट का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, एक्सवाई प्लेन में कैसे लिखेंगे। सेम पॉइंट वही है, उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए तो किस किस चीज का उपयोग होता है, तो आर का और थीटा का। आर मतलब डिस्टेंस, थीटा मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज वाला इनिशियल लाइन से एंगल। ठीक है जी, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे एक लाइन अगर आप लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं आप लोग एक लाइन। चलिए, इसको हम इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है ना, तो हम बहुत ज्यादा नोट आप लोगों से लिखवा नहीं रहे हैं। चलिए, तो एक छोटा सा हम नोट आप लोग के लिए लिख देते हैं। क्या लिखना है जी, कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एनी पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड बाय in polar coordinate system any point be represented by any point be represented by r, मतलब वो डिस्टेंस इनिशियल और पोल से डिस्टेंस, इसमें पोल बोलते हैं, उस वाले में ऑरिजिन बोलते हैं तो इसमें पोल बोलते हैं। पोल से डिस्टेंस r और एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल लाइन से थीटा एंगल, ये हो गया थीटा अपना। तो ये क्या बोला गया, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एनी पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड बाय r कॉमा थीटा। कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं r और थीटा के मदद से। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब थोड़ा सा रिलेशन पढ़ लेते हैं दोनों के बीच, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लिखा गया ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सही रहेगा, इसमें भी काफी है। चलिए, इसको हम कर देते हैं ऊपर। आप लोग बहुत प्रेम से इसको लिखिए। अब देखिए, रिलेशन जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा, इसका आखिर जरूरत क्यों पड़ रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, इसका जरूरत क्यों पड़ा। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट के एगो पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक। अब इस पॉइंट को अगर आपको कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम करेंगे। इस पॉइंट को अगर कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश, और इधर एक्स होगा। अच्छा, और फिर एक वाई एक्सिस भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वाई डैश, और यहाँ पे वाई। ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से समझना है। रिलेशन को समझने के लिए एकदम आपको बिल्कुल पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल धीरज रखना होगा आपको। देखिए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। और भाई आपको उस समय पता होगा कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, और ये वाला हाइट डिस्टेंस मान लीजिए, ये वाला जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मान लेते हैं हम y है, ये y है। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ठीक, तो ये अब इस पॉइंट को हमने कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर दिया। क्या रिप्रेजेंट करा कि ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस x हो गया हमारा, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये हमारा मान लीजिए ये y हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा कार्टेशियन में। लेकिन अगर इसी को हम पोलर में रिप्रेजेंट करना चाहें, बच्चों एकदम ध्यान समझना है, अगर इसको पोलर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कुछ नहीं करना होगा मुझे, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका नाम दे दीजिए r, ठीक। और फिर ये वाला एंगल निकाल लीजिए, इसका नाम दे दीजिए थीटा। तो फिर इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया r, थीटा। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक ही को पॉइंट था, पॉइंट वही था, कोई बदलाव नहीं हुआ है, पॉइंट वही था। कार्टेशियन में गए तो x, y उसका कोऑर्डिनेट हो गया, और पोलर में गए तो r, थीटा हो गया। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इस r, थीटा और इसे x, y में क्या संबंध है आपस में, क्योंकि पॉइंट तो वही है। पॉइंट बदला क्या, पॉइंट तो वही है ना, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट तो वही है, पॉइंट में कोई बदलाव नहीं है। अगर हम पोलर में जा रहे हैं तो डिस्टेंस और एंगल की मदद से बताते हैं, और अगर कार्टेशियन में जा रहे हैं तो एक्स और वाई की मदद से बताते हैं। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे कि भाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा इसको कर देते हैं छोटा, और समझाएंगे हम आपको यहीं पे।
ठीक, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे इसको कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल सके। ये हो गया अपना x हो गया, इधर में y डैश है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे तो अब जरा रिलेशन हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है जी। अगर भाई हम इस r का डिस्टेंस r का वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, जरा देखिए इस रिलेशन को समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा, इसका नाम दे दिए O, इसका A, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम P है ही OAP। आप एक बात बताइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, आपको याद है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम याद है। इसको जैसे 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण है ना, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आपका बेस प्लस लंब है ना, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? तो मतलब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में OAP राइट एंगल ट्रायंगल में, तो r का जो स्क्वायर होगा, r का जो स्क्वायर होगा, देखिए r का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि x है, तो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस इधर वाले का y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दैट इज या दिस इंप्लाई दैट r का स्क्वायर ये है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस में रूट बनता है। क्योंकि ये r एक डिस्टेंस है तो इसीलिए सिर्फ हम r का वैल्यू प्लस वाला लेंगे, मतलब जब स्क्वायर हो जाएगा तो सिर्फ प्लस में बनेगा रूट, है ना। तो आर स्क्वायर का वैल्यू ये है। कहाँ से आ रहा है ये, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, ये आ गया। तो देखिएगा आर का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ का जो आर होता है इसका रिलेशन क्या होगा कार्टेशियन से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम, ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पोलर और कार्टेशियन में रिलेशन जो आर स्क्वायर का वैल्यू इसके बराबर होता है, आर का वैल्यू इसके बराबर। तो पहला रिलेशन हो गया, दिस इज नंबर 1। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अब इस तरीके से अगर हम बात करें नंबर 2, टेन थीटा क्या होगा जी, आपको पता है यहाँ पे टेन थीटा आपको याद, थोड़ा सा याद दिला दे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद आ रहा है? इसको बोलते थे ये साइन का रेशियो, ये कॉस का रेशियो, ये टेन का रेशियो। टेन का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो ये होगा थीटा, इसके थीटा के सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर और बेस हो गया ये। तो टेन थीटा बराबर दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब y बाई एक्स हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब y बाई एक्स, y बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपना ये है और बेस है x। तो टेन थीटा का वैल्यू ये तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि भाई टेन थीटा, ये तो जब टेन के सब सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये टेन उधर जाकर इनवर्स बन जाता है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हो गया एक रिलेशन। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया कि r का वैल्यू ऐसा और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स y बाई एक्स होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आप कहेंगे कि सर r का वैल्यू कितना, आप अगर कहीं पे कोई कार्टेशियन पोलर में दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि कार्टेशियन में इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो वो होगा कि जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का जो अंडर रूट का जो वैल्यू होगा वो होगा r। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, मतलब यहाँ पे जो आप थीटा देख रहे हैं वो कितना होगा, तो ये थीटा जो होगा वो होगा टेन इनवर्स y बाई एक्स का जो वैल्यू होगा वही थीटा होगा यहाँ पे। तो एक तो हमने r मतलब x और y के बीच रिलेशन निकाल लिया। और भी कुछ रिलेशन है जिसको हम यहाँ पे, चलिए नंबर 3 रिलेशन की बात कर लें। नंबर 3 की जब हम बात करेंगे आप लोगों से तो देखिएगा इसको हम, चलिए अगले पेज में करते हैं, अगले पेज में करते हैं। देखिएगा इन, अब देखिएगा नंबर 3 में इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जी, अब देखिएगा फिर से वही बात, OAPO में, OAP OAP राइट एंगल ट्रायंगल में ही अगर हम बात कर ले कॉस थीटा का, कॉस थीटा का यार क्या होगा वैल्यू, देखिए तो कॉस थीटा आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद आ रहा है? ये वाला रेशियो होता है साइन का, ये रेशियो होता है कॉस का, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो जब यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब एक्स बाई आर आएगा, है ना। तो एक्स बाई आर आएगा। तो चलिए इसी को हम लिखने वाले हैं अभी, चलिए इसी को हम लिखने वाले एक्स बाई आर, है ना, बेस यहाँ का बाय हाइपोटेनियस। तो cos थीटा क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई आर, है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वैल्यू आर। दिस इंप्लाई दैट अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें तो x का वैल्यू किसके बराबर, तो ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, ये भी एक रिलेशन होगा, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। तो दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। और चौथा इस तरीके से हम चौथा भी निकाल लेते हैं। और ये वाला जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि हम शुरू में ही लिख चुके थे, शुरू में ही हम लिख चुके थे, इसीलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है। अब इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू की निकाल लें, साइन थीटा निकालें। तो साइन थीटा जब हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो साइन थीटा क्या आएगा, फिर से वही बात, पंडित बद्री प्रसाद कर लीजिए आप यहाँ पे, जब करेंगे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब y बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो क्या होगा, y बाई आर हो जाएगा इस बार। तो क्या होगा, y बाई आर। तो फाइनली यहाँ से जब y का वैल्यू निकालेंगे आप, तो दिस इम्प्लाई दैट जब आप y का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा r इंटू साइन थीटा। तो दिस इज रिलेशन नंबर 4। यही 4 गो रिलेशन होता है। क्या क्या होता है, देखिए एकदम एकदम जरा ध्यान से समझना है इस चारों रिलेशन को। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कैसे आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपसे बोलेगा कि रिलेशन बताइए कि कार्टेशियन और पोलर में क्या ये रिलेशन है, 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा कौन सही रिलेशन है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, वाई बाई एक्स, मतलब थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और अगर एक्स की बात करें तो एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, मतलब समझे, पोलर से कार्टेशियन में जा सकते हैं और कार्टेशियन से पोलर में भी जा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करके। तो ये आपका रिलेशन होता है कार्टेशियन और पोलर के बीच। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बाकी इस कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग मुझे, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने देखा था 2 डायमेंशन में, 2D में देखा था, याद आ रहा है, जिसमें हमने बात करा था किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, x, y होता था। फिर इसी को हमने जस्ट जनरलाइज कर दिया, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरलाइज करा हमने 3D में, y एक्सिस, x एक्सिस और इधर z एक्सिस, 3 एक्सिस था। ठीक उसी तरीके से आज तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 2D में पढ़ा पोलर को, याद आ रहा है बच्चों, 2D में आज हमने पढ़ा कि यही तो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर में सिर्फ एक ही लाइन होता है, यही हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक जहां पॉइंट रहेगा तो डिस्टेंस निकालिए, एंगल निकालिए, हो गया काम। और इस 2D में तो भाई दो था, और इसका जनरलाइज करेंगे ना 3D में, इसमें 2-3 को पढ़ना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात को जरा ध्यान से गौर से समझना है क्या बोला गया। हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में, उसी को जनरलाइज कर दिया 3D में, इसमें कोऑर्डिनेट होता था x, y, z। अब उसी तरीके से जिस तरीके से आज हमने पोलर समझा है 2D में, एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको जनरलाइज करेंगे तो 3D में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में उसको समझने के लिए आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बड़े अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।